सन्नी कुमार जाटव जी के प्रचार में मुझे आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं भाई सन्नी कुमार जी का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सभी सम्मानित नेतागण और सामने उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता, मेरी मातृशक्ति, प्यारी बहनों, छोटी बच्चियों, बच्चों, नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर और इनके साथ साथ संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास जी को भी नमन करता हूं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, मां झलकारी बाई, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज कोंडली विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला। कल शाम इसी समय मैं नागपुर, महाराष्ट्र की धरती पर था। नागपुर, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली, वहां एक पवित्र स्थल पर मुझे जाने का मौका मिला। वो पवित्र स्थल जहां पूरे देश दुनिया से हमारे सम्मानित भंतेगण पहुंचे थे। यहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सम्मानित भंतेगण भी वहां पहुंचे थे। एक बहुत बड़ा समुद्र, लगभग 50,000 लोग, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या माओं की, बहनों की, महिलाओं की। रात को 12 बजे तक मैं वहां रुका। फिर उनसे मिलने के बाद वापस नागपुर आया। 3 बज गए, 3:30 बजे सोया, 5 बजे वहां से निकला, फ्लाइट ली, दिल्ली आया। दिल्ली आके सीधा हाउस गया। हाउस में आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था। उसको खत्म होने के बाद फिर अपने और काम निपटाए और अब आपके बीच में भाई सन्नी जी के प्रचार में मुझे आने का मौका मिला। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों का कार्य आगे बढ़ता रहना चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। और जहां देश में राजनीति कुछ लोगों के लिए व्यापार है, वहां हमारे लिए राजनीति हमारे आने वाली नस्लों और वर्तमान में हमारे भविष्य को बदलने का हथियार है। क्योंकि ये हथियार जिसको हम सत्ता के रूप में मानते हैं, इसी से परिवर्तन हो सकता है। और जब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी, तब तक हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। मैं कोंडली में आता हूं, मैं जहां पार्लियामेंट में जाता हूं, उस दिल्ली और उसके आसपास की दिल्ली और यहां जहां आज हम खड़े हैं, जिन रास्तों को मैं आया हूं, ये सड़कें, अटी हुई नालियां, तमाम तरह से कूड़ा कचरा, गंदगी और तमाम तरह की परेशानियां जो सामने दिखाई देती है। ऐसा नहीं कुछ छुपाया गया है। ऐसा लगता है वो दिल्ली दूसरी दिल्ली है और ये दिल्ली दूसरी दिल्ली है। ऐसा लगता है वो अमीरों की दिल्ली है और ये गरीबों की दिल्ली है, जिनके हिस्से में सिर्फ परेशानियां आई हैं। वादे तो इनसे भी वही हुए थे जो लुटियन जोन के लोगों से हुए थे, लेकिन उनके लिए नेता खरे उतरे और इधर के लिए खरे नहीं उतरे। क्योंकि इधर गरीब लोग रहते हैं, इधर किसान परिवारों के लोग रहते हैं, इधर मेहनतकश लोग रहते हैं। इसलिए जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, उनका भला हो रहा है और गलती नेताओं की भी नहीं है। क्योंकि आजकल देश में पैसे वालों का बोलबाला है, पैसे वालों की बात आगे बढ़ रही है। सरकारें पैसे वालों के अधीन हैं। पैसे वाले, बिजनेस वाले, उद्योग वाले जो भी कहते हैं,
सरकार उनका काम करती है और गरीब आदमी जब कोई सवाल खड़ा करता है तो उनको लाठी से पीट के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम पुलिस के साथियों के द्वारा सरकार के इशारे पे किया जाता है। आज जहां महंगाई कमर तोड़ रही है, आज जहां शिक्षा और चिकित्सा में आदमी की मेहनत का बहुत सारा पैसा जा रहा है, वहीं इस देश में यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि गरीबों के लिए जीवन और मुश्किल होता जा रहा है। भाई इंजीनियर सन्नी जाटव जो एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को इसलिए चुना क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच बाय यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी समस्याओं के हल के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। यानी कि अगर ये सत्ता आपके हाथ में है, राजनीतिक चाबी आपके हाथ में है, तो आपकी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं होगी। इसलिए भाई इंजीनियर जी ने भी अपने जिंदगी का ये समय महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाकर पूरा करने के लिए इस कोंडली विधानसभा में आपकी सेवा करने के लिए लगाया है। जब मैं आया आपने बहुत सारे फूल मेरे ऊपर बरसाए, यहाँ तक कि मुझे अपना चश्मा भी उतारना पड़ा। कभी ऐसा ना हो कि चश्मा भी छूट के नीचे गिर जाए आपके फूलों के प्रभाव में। लेकिन आप ये बताओ, आपने तो अपना काम किया, लेकिन जब तक हम आपकी दुख तकलीफें दूर नहीं करेंगे तो हमें कैसे सुकून मिलेगा। आपको तो मुझे देख के, क्योंकि मैं आपका परिवार का बेटा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपको तो खुशी हुई होगी, आपके मन में तो ठंड पड़ी होगी, लेकिन मेरे मन में तो अभी ठंड नहीं पड़ी है। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक आपके गरीबी, बेबसी और परेशानियों के आंसू नहीं सूखेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हमने जहाँ मैंने आपको कहा कि जहाँ एक तरफ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, जहाँ एक तरफ पैसे के आधार पे राजनीति हो रही है, वहाँ मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस देश में महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाकर वोट की शक्ति को अपने हिस्से में लेकर और वोट की शक्ति से ताकत बनाकर आपकी समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप ये भी जानते हैं, 1 साल पहले मैं सड़कों पर लड़ता था, जहां भी देश में किसी भी गरीब, शोषित किसान, मजदूर, महिला बहनों पर अत्याचार होता था, उनकी आवाज उठाने का काम करता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नगीना के लोग भी यहाँ वहां से निकलकर प्रचार में आए हैं, नगीना के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिला है। और इस बात से ये बात स्पष्ट हुई कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, राजा वो होगा जिसको आप वोट से चुनकर भेजोगे। आपने सबको नेता बनाया, उन नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक आपको नेता शायद ना मिले होंगे। या ये भी आप समझिए कि उन नेताओं ने आपसे जो वादे किए होंगे उनमें से एक भी वादा शायद पूरा ना किया होगा। तो जैसे आपने मुझे ताकत देके पार्लियामेंट में भेजा, आप यहाँ बैठे हर एक शख्स गवाही दे सकता है जो पार्लियामेंट सुनता है कि देश में अगर कहीं किसी पर जुल्म होता है तो चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठा के सरकार से जवाब मांगने का काम करता है। और तो ये शक्ति भी मुझे आपने दी कि आपने मुझे महापुरुषों के विषय में संघर्ष करके जानकारी दी। मुझसे बड़े बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। आप पहले से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, आप पहले से माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को चलाते आ रहे थे। हम तो आपसे सीख के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आए हैं। लेकिन आज आप ये महसूस करके देखिए कि आज भारतीय संविधान की वजह से मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल